हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ज़ियाओ यान मिस नालन को लेकर अपने साथ माउंटेन्स के ऊपर आ गया था, जहाँ पे पहले से ही मिस फेंग के साथ साथ काफी सारे डिसेबल्स आए हुए थे। और वहाँ पे किंग लुआन नाम की डिसेबल, जो कि मास्टर फेंग की डिसेबल थी, और मास्टर फेंग मास्टर याओ लाओ के एक बहुत ही पुराने और अच्छे दोस्त थे, जिनसे ज़ियाओ यान मिलना चाहता था। लेकिन जब वो इस बारे में किंग लुआन से पूछता है तो किंग लुआन उसे बताती है कि मास्टर फेंग आपको 3 महीने बाद सभी पवेलियंस में होने वाले एक कॉम्पिटिशन में ही मिल सकते हैं, जो कि फेंगली पवेलियन हाउस में होने वाला था। किंग लुआन की ये बात सुनकर तो ज़ियाओ यान ने ठान ली थी कि वो इन 3 महीनों के अंदर अंदर डू जोंग रियाला में ब्रेक थ्रू करके रहेगा। और इसमें ज़ियाओ यान की मदद करने वाले थे मास्टर जियांगशी, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर फायर पॉइजन मौजूद था, जिसका इलाज सिर्फ ज़ियाओ यान ही कर सकता था, और वो भी सिर्फ तब जब ज़ियाओ यान डू जोंग रियाला में ब्रेक थ्रू कर जाएगा। इसलिए मास्टर जियांगशी ने स्पिरिचुअल ब्लड पूल के अंदर एक खास जगह पे जाकर प्रैक्टिस करने के लिए एक स्कल टोकन भी दे दिया था, जहाँ पे ज़ियाओ यान कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करते हुए जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू कर सकता था। अब ये तो था लास्ट एपिसोड का रिकैप। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मिस फेंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पे उस माउंटेन के ऊपर मौजूद उस स्पिरिचुअल ब्लड पूल को बहुत ही गौर से देख रही थी, जिसके अंदर से लगातार वहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर एनर्जी रिलीज हो रही थी। लेकिन अभी तक भी वो स्पिरिचुअल ब्लड पूल ओपन नहीं हुआ था। उसके ओपन होने के इंतजार मिस फेंग के साथ साथ वहाँ पे आए हुए बाकी सभी डिसेबल्स भी काफी बेसब्री से कर रहे थे। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे काफी ज्यादा देर गुजर जाती है, लेकिन वो स्पिरिचुअल ब्लड पूल तो अभी तक भी ओपन नहीं हुआ था। तभी हम देखते हैं कि मिस फेंग वहाँ पे किंग लुआन, जो कि वहाँ पे एक बुक पढ़ रही थी, उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि स्पिरिचुअल ब्लड पूल में जाने के बाद हम सभी को अपने पावर्स के दम पे ही आगे बढ़ना होगा। और मुझे उम्मीद है कि बीते कुछ सालों में अब तुम इतनी ज्यादा पावरफुल तो हो चुकी होगी कि तुम स्पिरिचुअल ब्लड पूल के अंदर मुझसे ज्यादा पीछे नहीं रहोगी। मिस फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि किंग लुआन भी वहाँ पे अपनी बुक बंद करके मिस फेंग का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि मेरे ख्याल से तुम्हें मेरे बारे में फिक्र करने का छोड़कर ज़ियाओ यान के बारे में फिक्र करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि स्पिरिचुअल ब्लड पूल के अंदर तुम ही उससे पीछे रह जाओ। अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारी फैमिली पवेलियन हाउस की क्या इज्जत रह जाएगी। वैसे मैं उसके 3000 थंडरबोल्ट टेक्निक को देख चुके हूँ, और यकीन मानो उसने 3000 थंडरबोल्ट टेक्निक को तुमसे भी ज्यादा मास्टर कर लिया है। किंग लुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस फेंग वहाँ पे एक फीकी स्माइल करते हुए खुद से ही कहती है, उस लड़की के बारे में फिक्र करना तो छोड़ दो, क्योंकि आज नहीं तो कल वो लड़का बहुत ही जल्द मेरे हाथों से मरने वाला है। वहीं उन दोनों लड़के की वहाँ पे स्नोक जोंग को देखकर वांग चंग वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, वुमेन्स ये कभी भी नहीं सुधरने वाली। तभी हम वहाँ पे एक और डिसेबल को देखते हैं, जो कि वहाँ पे उस माउंटेन पे आए हुए सभी डिसेबल्स की गिनती कर रहा था। और जब वो वहाँ पे गिनती करता है तो वहाँ पे टोटल 9 लोग बन रहे थे, जो देखकर वो डिसेबल वहाँ पे मिस नालन के पास आते हुए उसे कहता है, स्पिरिचुअल ब्लड पूल के अंदर प्रैक्टिस के लिए सिर्फ 8 लोग ही जा सकते हैं, पर तुम्हें मिलाकर हम लोग टोटल यहाँ पे 9 लोग बन रहे हैं। इसलिए मेरे ख्याल से 9 लोगों में से जो सबसे ज्यादा कमजोर डिसेबल है, उसे खुद ब खुद ही यहाँ से चले जाना चाहिए। उस डिसेबल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद बाकी सभी डिसेबल्स का ध्यान भी उसी तरफ चला गया था। वहीं वो डिसेबल वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए मिस नालन से कहता है कि अगर यहाँ पे आए हुए सभी डिसेबल्स की कल्टीवेशन को देखें तो उनमें से सबसे ज्यादा लो कल्टीवेशन तुम्हारी ही है, तो उस हिसाब से तुम हमारे साथ उस स्पिरिचुअल ब्लड पूल के अंदर जाना डिजर्व नहीं करती। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम चुपचाप खुद ही यहाँ से चली जाओ। और ये कहकर वो डिसेबल अपने हाथ में पकड़े हुए फैन की मदद से मिस नालन के फेस को अपने करीब लाने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि मिस नालन वहाँ पे गुस्से से उसे खुद से दूर हटाते हुए कहती है कि मुझे यहाँ पे ज़ियाओ यान अपने साथ लेकर आया था, इसलिए जब तक वो मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं बोलेगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। लेकिन अगर फिर भी तुम में हिम्मत है तो मुझे यहाँ से भेज कर दिखाओ। और ये कहते हुए हम देखते हैं कि मिस नालन ने वहाँ पे अपना स्पिरिचुअल ऑरा भी रिलीज कर दिया था, जो देखकर उस डिसेबल के फेस पे एक डेविल स्माइल आ गई थी। और देखते ही देखते उसने भी वहाँ पे मिस नालन के पीछे पीछे अपना स्पिरिचुअल ऑरा भी रिलीज कर दिया था। लेकिन वो डिसेबल वहाँ पे कोई एक्शन ले पाता उससे पहले बहुत ही तेज से वहाँ पे ज़ियाओ यान की एंट्री होती है, जिसने आते साथ ही वहाँ पे उस डिसेबल के फेस के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से वो डिसेबल वहाँ से उड़ता हुआ सीधा पीछे माउंटेन्स में जा गिरा था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उस डिसेबल का खेल वहीं पे खत्म हो गया था। वहीं ज़ियाओ यान की सेक्शन को देखकर वहाँ पे मौजूद बाकी सभी डिसेबल्स काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। तभी ज़ियाओ यान वहाँ पे अपने हाथों को मसलते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से तो अब स्पिरिचुअल ब्लड पूल के अंदर जाने वाला कोटा पूरा हो गया होगा। ज़ियाओ यान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जहाँ एक तरफ मिस फेंग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ वांग चंग वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए ज़ियाओ यान से कहता है, बहुत अच्छे, तुमने यहाँ पे बिल्कुल सही किया। और वैसे भी जब तक तुम मुझे अपनी ट्रू पावर नहीं दिखा देते तब तक तुम्हारे साथ फाइट करने में मुझे मजा ही नहीं आएगा। वहीं मिस फेंग ज़ियाओ यान का मजाक उड़ाते हुए कहती है, दूसरों की टेक्निक से ताकत को चुराना और पीछे से छुपते हुए लोगों के ऊपर अटैक करना, क्या तुम बस यही कर सकते हो। मिस फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ियाओ यान भी वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मेरी एबिलिटीज अभी तुम्हारी फैमिली पवेलियन हाउस से बहुत ही ज्यादा हाई है, जिन्हें तुम तो क्या तुम्हारे मास्टर भी नहीं समझ पाएंगे। अगर फिर भी तुम्हें शक है तो यहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए मेरे साथ फाइट करके देख लो, तुम्हें भी यहाँ पे मेरी ट्रू पावर्स के बारे में पता चल जाएगा। ज़ियाओ यान की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वहाँ पे किंग लुआन के फेस पे एक स्माइल आ गई थी, जो कि वहाँ पे मिस फेंग को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। तभी मिस फेंग वहाँ पे थोड़ा गुस्से से ज़ियाओ यान से कहती है कि अगर हम लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल ब्लड पूल के लिए नहीं आए होते तो अब तक शायद मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म भी कर चुकी होती। लेकिन यहाँ पे तुम शायद एक बात भूल रहे हो कि स्पिरिचुअल ब्लड पूल के अंदर जाने के बाद कोई भी एक्सटर्नल फोर्स तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी। तब मैं देखूंगी कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। मिस फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ियाओ यान उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि ये तो आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी हो तो तुम किसी भी जगह और किसी भी टाइम आकर मेरे साथ फाइट कर सकती हो। और ये कहकर ज़ियाओ यान वहाँ पे मिस नालन की तरफ मुड़ते हुए उसे कहता है, तुम ठीक तो हो ना। जिस पे मिस नालन भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे स्पिरिचुअल ब्लड पूल से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगी थी, जिसका मतलब था कि अब किसी भी पल वो स्पिरिचुअल ब्लड पूल ओपन होने वाला था। इसलिए हम देखते हैं कि सभी डिसेबल्स वहाँ पे स्पिरिचुअल ब्लड पूल
पुल के पास आ गए थे और तभी हम देखते हैं कि मास्टर जियांगशी भी वहाँ पे बहुत ही तेजी से मूव करते हुए एक ही पल में वहाँ पे स्पिरिचुअल ब्लड पूल के ऊपर पहुंच चुके थे और वो वहाँ पे अनाउंस करते हुए उन सभी डिसेबल्स को बताते हैं कि ये स्पिरिचुअल ब्लड पूल के अंदर जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। मास्टर जियांगशी के ऐसा कहते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पे उनके क्लैन के कुछ और भी कल्टिवेटर्स आ गए थे, जो देखकर मास्टर जियांगशी ने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से उन सभी डिसेबल्स को वहाँ पे स्पिरिचुअल ब्लड पूल के अंदर जाने की इजाजत दे दी थी। जो सुनकर तो हम देखते हैं कि उन सभी डिसेबल्स ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए सीधा वहाँ पे स्पिरिचुअल ब्लड पूल के अंदर जंप लगा दी थी। जबकि वहीं ज़ियाओयान वहाँ पे मिस नालन से कहता है कि जब तुम प्रैक्टिस के लिए इस स्पिरिचुअल ब्लड पूल के अंदर जाओगे तो एक बात का खास ध्यान रखना कि कहीं तुम पावर के लालच में ज्यादा डीप ना चले जाओ, क्योंकि जैसे जैसे तुम इस स्पिरिचुअल ब्लड पूल के नीचे जाती जाओगे तो वैसे वैसे वहाँ पे फायर पोजन का असर भी बढ़ता जाएगा। इसलिए उस फायर पोजन को अवॉइड करने के लिए तुम्हारे लिए बेहतर यही रहेगा कि तुम उस स्पिरिचुअल ब्लड पूल के अंदर ज्यादा डीप मत जाना। और हाँ, एक और बात, जब तुम्हारी प्रैक्टिस पूरी हो जाए तो तुम उस स्पिरिचुअल ब्लड पूल से बाहर आ जाना, वहाँ पे मेरा इंतजार मत करना, क्योंकि हो सकता है कि मुझे वहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए कुछ ज्यादा ही समय लग जाए। ज़ियाओयान की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि मिस नालन वहाँ पे हमें अपना सर हिलाती है और उसके बाद वो भी वहाँ पे बहुत ही तेजी से उस स्पिरिचुअल ब्लड पूल की तरफ चली गई थी। लेकिन ज़ियाओयान वहाँ पे मास्टर जियांगशी के बताए हुए एक सीक्रेट रास्ते से होते हुए आगे बढ़ता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम मिस नालन को देखते हैं जो कि धीरे धीरे वहाँ पे स्पिरिचुअल ब्लड पूल के अंदर की तरफ जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो वहाँ पे नीचे जा रही थी वहाँ पे वाकई फायर पोजन का असर बढ़ता जा रहा था और तभी हम देखते हैं कि उस फायर पोजन का एक छोटा सा टुकड़ा मिस नालन की बॉडी के साथ आके टकराता है और सिर्फ उस फायर पोजन के छोटे से टुकड़े ने मिस नालन की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब कर दी थी। अब उसे वहाँ पे समझ आ रहा था कि क्यों ज़ियाओयान ने उसे ज्यादा नीचे जाने से मना किया था, लेकिन अभी तक क्योंकि मिस नालन उस फायर पोजन को बर्दाश्त कर सकती थी इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ से थोड़ा और नीचे जाने लगी थी। पर अब की बार वो बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ रही थी और देखते देखते वो वहाँ पे आगे बढ़ते हुए गोल्डन एनर्जी के पास आ गई थी। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद बाकी कुछ और कल्टिवेटर्स भी उस गोल्डन एनर्जी के पास आ गए थे, जहाँ पे गोल्डन ईटिंग रेड क्लैन के कल्टिवेटर्स ने तो और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से वहाँ पे उस गोल्डन एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व करना भी शुरू कर दिया था। और इस गोल्डन एनर्जी में खास बात यह थी कि ये बॉडी के अंदर जाते ही उसी समय कल्टिवेटर की पावर को बढ़ा देती थी, जबकि किसी भी दूसरी टाइप की एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करने के लिए कल्टिवेटर को सबसे पहले उसे रिफाइन करना पड़ता था, जो कि बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड था। वहीं हम देखते हैं कि वंग जेंग और बाकी सभी ने भी वहाँ पे उसी गोल्डन एनर्जी की तरफ ही दौड़ लगा दी थी। लेकिन मिस फेंग वहाँ पे अपनी 3000 थंडरबोल्ट टेक्निक का यूज करते हुए उन सबसे आगे थी और देखते ही देखते मिस फेंग ने वहाँ पे सबसे पहले आगे बढ़ते हुए जाकर वहाँ पे काफी सारी गोल्डन एनर्जी को इकट्ठा कर लिया था और उस गोल्डन एनर्जी को वो वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व भी करने लगी थी। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि मिस किंग लुआन वहाँ पे अपनी टोर्नेडो टेक्निक का यूज करते हुए बहुत ही तेजी से मिस फेंग के पास से गुजरती है और अपनी इस टेक्निक की मदद से हम देखते हैं कि मिस किंग लुआन ने वहाँ पे मिस फेंग की सारी गोल्डन एनर्जी को भी चुरा लिया था, जो देखकर मिस फेंग को वहाँ पे किंग लुआन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी 3000 थंडर टेक्निक का यूज करते हुए बहुत ही तेजी से मिस किंग लुआन के पीछे जाते हुए गुस्से से उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों को मुझसे चुराने की। और ये कहते हुए हम देखते हैं कि मिस फेंग ने वहाँ पे पीछे से ही मिस किंग लुआन के ऊपर अपने थंडर पावर से एक बहुत ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जिससे मिस किंग लुआन तो वहाँ पे किसी तरह से बच गई थी। लेकिन उसकी मिस फेंग से चुराई हुई सारी गोल्डन स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे बिखर गई थी, जो देखकर मिस किंग लुआन वहाँ पे मिस फेंग का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि सारी एनर्जी को तुम मेरी तरफ से अपने नाम समझ के रख लेना, क्योंकि तुमने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से मेरा पीछा किया। और ये कहकर मिस किंग लुआन वहाँ पे मिस फेंग को चढ़ाते हुए बहुत ही तेजी से वहाँ से भाग गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि मिस फेंग भी वहाँ पे सारी एनर्जी को छोड़कर एक बार फिर से अपनी 3000 थंडरबोल्ट टेक्निक का यूज करते हुए बहुत ही तेजी से मिस किंग लुआन के पीछे जाने लगी थी, जो कि देखने से ऐसा लग रहा था कि मिस किंग लुआन यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए नहीं बल्कि मिस फेंग के रास्ते में टांग अड़ाने के लिए यहाँ पे आई है। क्योंकि इस मौके का फायदा उठाते हुए हम देखते हैं कि दो बोने कल्टिवेटर्स उस एनर्जी को हासिल करने के लिए आगे बढ़ गए थे। लेकिन हम देखते हैं कि वो बोने कल्टिवेटर्स वहाँ पे उस एनर्जी को ले पाते उससे पहले ही वंग जेंग ने वहाँ पे अपनी डार्क पावर का यूज करते हुए इस गोल्डन एनर्जी को वहाँ पे पकड़ लिया था और साथ ही वो वहाँ पे बोने कल्टिवेटर्स का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, इसलिए तुम लोग इससे दूर ही रहो। लेकिन ये कहते हुए जैसे ही वंग जेंग वहाँ पे उस गोल्डन एनर्जी को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि एक सोर्ड ने उल्टे हुए वहाँ पे आकर उसकी डार्क एनर्जी को वहाँ पे बीचों बीच काट दिया था और ये सोर्ड किसी और की नहीं बल्कि टेंग यंग की थी। और देखते ही देखते टेंग यंग ने वहाँ पे सारी गोल्डन एनर्जी को ले लिया था, जो देखकर वंग जेंग को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो गुस्से से वहाँ पे टेंग यंग के पीछे चला गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस फेंग अभी भी वहाँ पे मिस किंग लुआन के पीछे पड़ी हुई थी, जो कि देखने से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बिल्ली किसी चूहे के पीछे पड़ी हुई है। तभी अचानक कि मिस फेंग वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उसे कहती है कि रुक जाओ वरना मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिस पे हम देखते हैं कि मिस किंग लुआन वहाँ पे एक बार फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है क्यों, क्या यहाँ पे तुम्हारी 3000 थंडर टेक्निक काम नहीं कर रही? अगर हिम्मत है तो खुद मुझे यहाँ पे पकड़ लो। और इसी बीच हम देखते हैं कि बेचारे वो बोने कल्टिवेटर्स तो वहाँ पे खिलौना ही बनकर रह गए थे। वो जब जब वहाँ पे उस गोल्डन एनर्जी के करीब जाने की कोशिश करते किसी न किसी का गलती से वहाँ पे उन्हें धक्का लग जाता था, जिसकी वजह से वो बोने कल्टिवेटर्स बेचारे वहाँ से पीछे चले जाते थे। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो बोने कल्टिवेटर्स थे कि वहाँ पे हार मानने को तैयार ही नहीं थे। वो लोग जितना पीछे जाते थे उतनी ही तेजी से आगे बढ़ते थे। और इसी बीच मिस नालन भी वहाँ पे पहुंच चुकी थी, जहाँ उसकी नजर अपने नीचे मौजूद गोल्डन एनर्जी के ऊपर पड़ती है। लेकिन नीचे जाते हुए उसे वहाँ पे डर भी लग रहा था कि उसे नीचे जाना भी चाहिए या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि वो वहाँ पे फायर पोजन का शिकार हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि मिस नालन वहाँ पे खुद को अंदर से मजबूत बनाते हुए नीचे जाने का डिसाइड करती है। वो वहाँ पे उस गोल्डन एनर्जी को बहुत ही घूर से देखते हुए कहती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये गोल्डन एनर्जी बहुत ही जल्द यहाँ पे खुद ब खुद इस पूरे वाटर में फैल जाएगी। लेकिन मेरे साथ जो यहाँ पे कल्टिवेटर्स आए हैं मुझे नहीं लगता वो लोग यहाँ पे ऐसा होने देंगे, क्योंकि वो लोग यहाँ पे इस एनर्जी को फैलने से पहले ही उसे हासिल करते हुए ऑब्जर्व कर लेंगे। इसलिए मेरे ख्याल से मुझे भी नीचे जाकर ही इस एनर्जी को ऑब्जर्व करना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ियाओयान को देखते हैं, जो कि अपने सीक्रेट
रास्ते से होते हुए उन सभी डिसेबल से काफी नीचे आ चुका था और वहाँ पे खड़े होकर ज़ाओ युआन वहाँ पे एक स्माइल के साथ उन सभी को वहाँ पे आपस में गोल्डन एनर्जी के लिए फाइट करते हुए देखने लगा था। लेकिन क्योंकि ज़ाओ युआन के पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए वो भी वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए उस स्पिरिचुअल ब्लड पूल की और भी गहराई में जाने लगा था। और जैसे जैसे ज़ाओ युआन वहाँ पे नीचे जा रहा था, वैसे वैसे उसे वहाँ पे एक बहुत ही बारीक पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन एनर्जी दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर तो हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन ने वहाँ पे अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा दिया था। और जैसे ज़ाओ युआन वहाँ पे उस गोल्डन एनर्जी के पास आता है तो वो एक बहुत बड़ा स्पेस क्रिस्टल पोर्टल था और यही वो जगह थी जिसके बारे में मास्टर जियानछी ने ज़ाओ युआन को बताया था। इसलिए हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन ने भी वहाँ पे मास्टर जियानछी के दिए हुए स्कल टोकन को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे स्पेस क्रिस्टल पोर्टल के अंदर लगा दिया था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि देखते ही देखते वो स्पेस क्रिस्टल पोर्टल वहाँ पे ओपन हो गया था। लेकिन जैसे ही वो स्पेस क्रिस्टल पोर्टल ओपन होता है तो उसे इतना ज्यादा पावरफुल फायर ऑरा निकलने लगा था कि उसे ज़ाओ युआन भी वहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उस फायर ऑरा के चलते वो भी वहाँ से उड़ते हुए काफी पीछे चला गया था। और उस फायर पोइजन ऑरा को देखकर ज़ाओ युआन भी वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये फायर पोइजन ऑरा इतना ज्यादा ताकतवर निकलेगा। अगर यहाँ पे मेरी जगह कोई और होता तो शायद अब तक उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती, पर शुक्र है मेरे पास मेरी हेमली फ्लेम मौजूद है। और ये कहकर ज़ाओ युआन ने वहाँ पे अपनी हेमली फ्लेम को समन करते हुए वहाँ पे अपना एक जायंट बुद्धा लोटस बना लिया था, जिसकी मदद से हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन वहाँ पे बहुत इजीली उस फायर पोइजन के ऑरा को सप्रेस कर पा रहा था। जो देखकर ज़ाओ युआन वहाँ पे चैन की सांस लेते हुए कहता है कि शुक्र है मेरे पास ये हेमली फ्लेम मौजूद थी, वरना अब तक तो मेरा खेल भी यहाँ पे खत्म हो चुका होता। और इसी तरह हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन लगातार वहाँ पे अपनी हेमली फ्लेम का यूज करते हुए उस फायर पोइजन के ऑरा को सप्रेस करता जा रहा था, जिसकी वजह से देखते ही देखते वहाँ पे थोड़ी ही देर में वो फायर पोइजन ऑरा पूरी तरह से वहाँ पे खत्म हो चुका था। और जैसे ही वो फायर पोइजन ऑरा वहाँ पे खत्म होता है तो ज़ाओ युआन की नजर वहाँ पे नीचे जाती है, जहाँ पे उस स्पेस क्रिस्टल पोर्टल के अंदर से बहुत ही ज्यादा मात्रा में गोल्डन एनर्जी रिलीज हो रही थी। लेकिन देखते ही देखते वो गोल्डन एनर्जी धीरे धीरे वहाँ पे फैलती जा रही थी, जो देखकर ज़ाओ युआन भी वहाँ पे ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से वहाँ पे नीचे आ गया था। और वो वहाँ पे इतनी ज्यादा गोल्डन एनर्जी को देखते हुए काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। लेकिन उसी के साथ साथ अब वो वहाँ पे ये भी सोच रहा था कि मैं कौन सी ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ से मैं सारी गोल्डन एनर्जी को एक साथ ही अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर सकूं। और ये सब सोचते हुए हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन वहाँ पे बहुत ही गौर से इधर उधर देखने लगा था। और इसी बीच उसे वहाँ पे एक ऐसी जगह मिल भी गई थी जहाँ पे बैठकर वो प्रैक्टिस करके उस पोर्टल से निकली सारी गोल्डन एनर्जी को एक साथ ही अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर सकता था। इसलिए हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से वहाँ पे उसी जगह पे आ गया था। और देखते ही देखते उसने वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद आसपास की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी ज़ाओ युआन की बॉडी के अंदर जाने लगी थी। और बहुत ही कम समय में ज़ाओ युआन ने वहाँ पे काफी सारी गोल्डन एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारी गोल्डन एनर्जी वहाँ पे ऊपर जाती जा रही थी, जो कि ज़ाओ युआन के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसे ही चलता रहता तो ज़ाओ युआन कभी भी डूज़ोंग रियल में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। वहीं उस गोल्डन एनर्जी को वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करने के बाद ज़ाओ युआन वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हुए खुद से ही कहता है, इस गोल्डन एनर्जी का इफेक्ट तो वाकई मेरी बॉडी के ऊपर काफी अच्छा पड़ रहा है। इससे न सिर्फ मेरी फिजिकल पावर बढ़ रही है, बल्कि उसी के साथ साथ मेरी सोल पावर भी काफी हद तक इंक्रीज हो गई है। और ये कहते हुए ज़ाओ युआन की नजर भी वहाँ पे उसी गोल्डन एनर्जी के ऊपर पड़ती है, जो कि अब धीरे धीरे वहाँ पे स्पिरिचुअल ब्लड पूल के ऊपर जाती जा रही थी। जो देखकर ज़ाओ युआन वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, अगर मैं यहाँ पे इसी तरह से प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं बहुत ही कम मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे प्रैक्टिस करने का ये मेथड बहुत ही ज्यादा स्लो है। मुझे यहाँ पे कुछ और सोचना होगा जिसकी मदद से मैं जल्द से जल्द इस सारी गोल्डन एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकूं। और ये कहते हुए हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन को वहाँ पे एक आइडिया आता है, जिसकी वजह से ज़ाओ युआन की फेस पे स्माइल आ गई थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए अपनी 3000 टनर टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल क्लोन को बनाने लगा था। और देखते ही देखते उसका क्लोन वहाँ पे उसकी बॉडी से बाहर निकलते हुए उसके सामने आ गया था, जैसे ज़ाओ युआन वहाँ पे एक इशारा करता है। और ज़ाओ युआन का ये इशारा पाकर हम देखते हैं कि उस क्लोन ने वहाँ पे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए जाकर वहाँ पे अपने 3000 टनर टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पे चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया था। और सेम वहाँ पे ज़ाओ युआन भी ऐसा ही करता है। वो दोनों वहाँ पे इतनी तेजी से भाग रहे थे कि हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद सारी गोल्डन स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे अब उनके साथ वहाँ पे रोटेट होने लगी थी। और धीरे धीरे उस गोल्डन स्पिरिचुअल एनर्जी ने वहाँ पे टोर्नेडो का रूप लेना शुरू कर दिया था। और क्योंकि वो गोल्डन स्पिरिचुअल एनर्जी वाला टोर्नेडो रिवर्स में घूम रहा था, तो इसलिए हम देखते हैं कि उस टोर्नेडो ने देखते ही देखते वहाँ पे उस स्पिरिचुअल ब्लड पूल के अंदर मौजूद सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया था। इवन वो गोल्डन एनर्जी जो कि वहाँ पे मिस फेंग और बाकी सभी डिसेबल्स ने इकट्ठा की थी, वो भी वहाँ पे उनके हाथों से छूटते हुए उसी टोर्नेडो के अंदर जाने लगी थी। जो देखकर तो वहाँ पे किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। मिस किंग लुआन वहाँ पे उस टोर्नेडो को बहुत ही गौर से देखते हुए कहती है, क्या आखिर अचानक से ये यहाँ पे स्पिरिचुअल ब्लड पूल के अंदर क्या हो रहा है, कहीं ये सब ज़ाओ युआन की वजह से तो नहीं हो रहा। मिस किंग लुआन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि मिस फेंग को अब वहाँ पे ज़ाओ युआन के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो वहाँ पे गुस्से से कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा लालची इंसान है, जो कि पावर के लालच में स्पिरिचुअल ब्लड पूल के इतना नीचे चला गया। पर कोई बात नहीं, ये यहाँ पे नीचे तो चला गया है, लेकिन मैं इसे यहाँ पे अपने इरादों में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी। और ये कहकर मिस फेंग ने भी वहाँ पे अपनी 3000 टनर टेक्निक का यूज करते हुए ज़ाओ युआन की तरफ वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल क्लोन बना लिया था। और मिस फेंग वहाँ पे अपने क्लोन को ऑर्डर देते हुए कहती है कि मेरे सारे स्पिरिचुअल एनर्जी क्रिस्टल्स वापस लेकर आओ। मिस फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसका क्लोन वहाँ पे बहुत ही तेजी से उसी टोर्नेडो की तरफ बढ़ गया था। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि मिस फेंग वहाँ पे खुद भी नीचे जाने लगी थी, जो देखकर अब बाकी सभी डिसेबल्स वहाँ पे कहाँ पीछे रहने वाले थे। इसलिए हम देखते हैं कि वो सभी भी वहाँ पे बहुत ही तेजी से उसी टोर्नेडो के अंदर जाने लगे थे, जहाँ उस टोर्नेडो के अंदर हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन वहाँ पे एक जगह पे बैठा हुआ बहुत ही तेजी से वहाँ पे सारी गोल्डन स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व किया जा रहा था। जो देखकर बाकी सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ही तेजी से ज़ाओ युआन की तरफ ही आगे बढ़ने लगे थे। लेकिन जैसे जैसे वो सभी
लोग वहाँ पे नीचे जा रहे थे, हम देखते हैं कि उन सभी के ऊपर फायर पॉइजन का प्रेशर बढ़ने लगा था। और जब वो सभी लोग वहाँ पे स्पेस क्रिस्टल पोर्टल के पास पहुंचते हैं तो अचानक ही वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल फायर पॉइजन और रिलीज होता है कि मिस फेंग का क्लोन तो उसे वहाँ पे बर्दाश्त ही नहीं कर पाता और देखते देखते वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था। जबकि मिस फेंग और बाकी सभी वहाँ पे अपने अपने सामने एक शील्ड लगाते हुए उस फायर पॉइजन से खुद को बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो फायर पॉइजन और वहाँ पे उनके पास को सप्रेस करते हुए वहाँ पे उन सभी के ऊपर भारी पड़ रहा था, जो देखकर मिस किंग लुआन वहाँ पे परेशान होते हुए कहते हैं कि ये फायर पॉइजन और तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर यहाँ पे हम लोग ऐसे ही रुके रहे तो ये फायर वाला बहुत जल्दी यहाँ पे हम सभी के टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसी बीच हम देखते हैं कि मिस नालन तो वहाँ पे जल्दी से अपने डोकू विंग्स का यूज करते हुए जल्दी से वहाँ पे स्पिरिचुअल ब्लड पूल से बाहर आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उसकी हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। जबकि उसके पीछे हम देखते हैं कि बाकी सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे उड़ते हुए एक एक करके स्पिरिचुअल ब्लड पूल से बाहर आने लगे थे। इवन बेचारे वो बोनी कल्टीवेटर्स तो उड़ते हुए बाहर आ गए थे, जबकि मिस फेंग के साथ साथ बाकी सभी डिसेबल्स वहाँ पे एक बार फिर से स्पिरिचुअल ब्लड पूल के पास आते हुए उसी से वहाँ पे स्पिरिचुअल ब्लड पूल को देखने लगे थे। उन सभी को वहाँ पे ज़ाओ यान के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उनके मुताबिक सिर्फ ज़ाओ यान की वजह से ही उन सभी को स्पिरिचुअल ब्लड पूल से बाहर आना पड़ा था। इवन मिस फेंग ने तो वहाँ पे ठान लिए थे कि अब वो किसी भी हालत में ज़ाओ यान से अपना बदला लेके रहेगी। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें पूरे 2.5 महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ज़ाओ यान अभी तक भी उस स्पिरिचुअल ब्लड पूल से बाहर नहीं आया था। और ये बात वहाँ पे मास्टर जियांगशी को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी। वो वहाँ पे परेशान होते हुए कहते हैं कि ज़ाओ यान को स्पिरिचुअल ब्लड पूल के अंदर गए हुए आज पूरे 2.5 महीने गुजर चुके हैं। मास्टर जियांगशी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जियान गु वहाँ पे मास्टर जियांगशी से कहता है, इवन इस बार जो लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए स्पिरिचुअल ब्लड पूल के अंदर गए थे वो सभी लोग तो बहुत समय पहले स्पिरिचुअल ब्लड पूल से बाहर आ गए थे, सिवाय उस लड़के ज़ाओ यान के। कहीं उस स्पिरिचुअल ब्लड पूल के अंदर कुछ हो तो नहीं क्या, जिसपे मास्टर जियांगशी उसे वहाँ पे कोई जवाब दे पाते उससे पहले हम देखते हैं कि मास्टर जियांगशी का फायर पॉइजन वहाँ पे एक्टिवेट हो गया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मास्टर जियांगशी की हालत वहाँ पे एक बार फिर से खराब होने लगी थी। जो देखकर जियान गु उन्हें वहाँ पे संभालते हुए कहता है, बिग ब्रदर आप ठीक तो है ना, जिसपे मास्टर जियांगशी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं कि अब मेरी सारी उम्मीदें उसी लड़के के ऊपर ही है, क्योंकि सिर्फ वही मेरी बॉडी से उस फायर पॉइजन को बाहर निकाल सकता है। इसलिए अगर आज भी वो स्पिरिचुअल ब्लड पूल से बाहर नहीं आया तो मैं खुद उसके पीछे इस स्पिरिचुअल ब्लड पूल के अंदर जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि आखिर वो वहाँ पे कर क्या रहा है। जिसपे जियान गु भी वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए मास्टर जियांगशी से कहता है कि मेरे ख्याल से अभी की सिचुएशन को देखते हुए हमारे लिए यही सही रहेगा। पर अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि अचानक वहाँ की पूरी जगह हिलने लगी थी। जो देखकर तो वो दोनों भाई भी वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि उन्हें भी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। और तभी हम देखते हैं कि टियानशान माउंटेन्स के ऊपर एक हेवनली रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रही थी और आसपास की सारी प्योर हेवन एंड अर्थ की एनर्जी भी उसी माउंटेन्स के अंदर ही जाने लगी थी। असल में ये सारी एनर्जी हम देखते हैं कि ज़ाओ यान की बॉडी के अंदर जा रही थी, और जैसे ही वो सारी एनर्जी वहाँ पे ज़ाओ यान की बॉडी के अंदर जाती है तो ज़ाओ यान की बॉडी से वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल और रिलीज होने लगा था कि वो सीधा वहाँ पे ऊपर आसमान में होता हुआ उस हेवनली रेवोल्यूशन के अंदर जाने लगा था। और ये कमाल का नजारा देखकर गोल्डन डिवोरिंग रेड ट्राइब के लोग काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, जबकि हम देखते हैं कि वो एनर्जी थी कि वहाँ पे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जबकि हम देखते हैं कि मास्टर जियांगशी तो वहाँ पे सारा माजरा समझ चुके थे। वो वहाँ पे खुश होते हुए कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उस लड़के ज़ाओ यान ने वाकई ही स्पिरिचुअल ब्लड पूल के अंदर प्रैक्टिस करते हुए डू जोंग रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया है। अगर सच में ऐसा है तो ज़ाओ यान पहला ऐसा लौता पर्सन बनने वाला है जिसने स्पिरिचुअल ब्लड पूल के अंदर प्रैक्टिस करते हुए डू जोंग रियलम में ब्रेक थ्रू किया है। वहीं हम देखते हैं कि वो एनर्जी तो अभी तक भी खत्म नहीं हुई थी, और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ उस पावरफुल एनर्जी ने वहाँ पे उस हेवनली रेवोल्यूशन को ही खत्म कर दिया था। और ये सीन वाकई गूज बम्स देने वाला था, क्योंकि जैसे ही वो एनर्जी वहाँ पे खत्म होती है तो उससे ज़ाओ यान बाहर निकल कर आता है और उसकी एंट्री बहुत ही ज्यादा कूल लग रही थी। जबकि ज़ाओ यान को वहाँ पे इस तरह से बाहर आते हुए देखकर हम देखते हैं कि मास्टर जियांगशी तो वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं, यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़का तो वाकई डू जोंग रियलम में ब्रेक थ्रू कर चुका है। जबकि हम देखते हैं कि ज़ाओ यान तो वहाँ पे कुछ और ही कर रहा था। वो अपने मास्टर याओ लाओ के छोड़े हुए सोल प्रिंट्स का यूज करते हुए खुद को वहाँ पे मास्टर याओ लाओ के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये भी एक खास टेक्निक थी जिसे सिर्फ डू जोंग रियलम के कल्टीवेटर्स ही परफॉर्म कर सकते थे। और देखते ही देखते मास्टर याओ लाओ के छोड़े हुए सोल प्रिंट्स की मदद से ज़ाओ यान खुद को वहाँ पे मास्टर याओ लाओ के साथ जोड़ने में कामयाब हो गया था। और देखते ही देखते ज़ाओ यान की सोल वहाँ पे मास्टर याओ लाओ के सामने पहुंच चुकी थी, जो कि सोल पैलेस में ट्रैप थी। मास्टर याओ लाओ को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से ट्रैप करके रखा गया था। और जैसे ज़ाओ यान की नजर वहाँ पे मास्टर याओ लाओ के ऊपर पड़ती है तो ज़ाओ यान जल्दी से भागते हुए अपने मास्टर के पास आ गया था। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर याओ लाओ की हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उन्हें वहाँ पे ज़ाओ यान के भी होने का एहसास नहीं हुआ था। और ये सब देखकर तो बेचारे ज़ाओ यान की हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी थी। उसे अपने मास्टर के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, और साथ ही साथ उसे वहाँ पे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी, क्योंकि ज़ाओ यान के मुताबिक कहीं न कहीं इस सब के पीछे उसी की ही गलती थी। वहीं हम देखते हैं कि सोल पैलेस के लोगों ने मास्टर याओ लाओ को ऐसी वीडियो में वहाँ पे जगह के रखा हुआ था जो कि लगातार वहाँ पे उनकी सोल पावर को ऑब्जर्व करते जा रही थी। और इसी वजह से वहाँ पे मास्टर याओ लाओ की हालत इतनी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, जो देखकर तो बेचारा ज़ाओ यान वहाँ पे अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। वो वहाँ पे अपने मास्टर के सामने अपने घुटनों पे आते हुए रोते हुए उनसे कहने लगा था, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दें, आपका ये कमजोर डिसेबल आपको नहीं बचा पाया। और ये कहते हुए ज़ाओ यान वहाँ पे रोने लगा था। और ज़ाओ यान को वहाँ पे इस तरह से रोते हुए देखकर हम देखते हैं कि मास्टर याओ लाओ को भी वहाँ पे होश आने लगा था। और जैसे ही वो होश में आते हैं तो उनकी नजर वहाँ पे ज़ाओ यान के ऊपर पड़ती है। और ज़ाओ यान को अपने सामने देखकर ही वो वहाँ पे समझ चुके थे कि ज़ाओ यान ने डू जोंग रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसलिए वो वहाँ पे एक स्माइल के साथ ज़ाओ यान से कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया है और तुमने इतनी कम एज में डू जोंग रियलम में ब्रेक थ्रू करके ये भी साबित कर दिया कि तुम एक जीनियस हो। आज मुझे तुम्हारा
टीचर होने पर प्राउड महसूस हो रहा है और अभी तुम मुझे यहाँ से छुड़ाने के बारे में भूल जाओ। तुम्हें पहले वो सब करना होगा जो मैंने तुम्हें करने के लिए बोला था। मेरे बारे में फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ावियन अचानक वहाँ पे सीरियस होते हुए गुस्से से कहता है कि मैं आज यहाँ पे कसम लेता हूँ कि जिस दिन भी मैं सोल पैलेस में आऊंगा उस दिन मैंने इन्हें खून के आंसू नहीं रुलाया तो मेरा नाम भी ज़ावियन नहीं। मास्टर, मैं आपसे वादा करता हूँ बहुत ही जल्द मैं आपको यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा। ज़ावियन की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर याओ के फेस पे एक स्माइल आ गई थी, लेकिन वो वहाँ पे ज़ावियन से कुछ कह पाते उससे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पे सोल पैलेस के एक मास्टर की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे ज़ावियन को देखते हुए उससे कहता है, ओ तो तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा सोल पावर आ गई है कि तुम यहाँ पे खुद को अपने मास्टर के साथ जोड़ते हुए यहाँ तक चले आए। सोल पैलेस के उस मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर याओ वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुके थे और वो ज़ावियन को जल्दी से वहाँ से जाने के लिए कहने लगे थे, लेकिन हम देखते हैं कि ज़ावियन वहाँ पे मास्टर याओ की कोई भी बात नहीं सुनता और वो वहाँ पे गुस्से से इधर उधर देखते हुए उस मास्टर को ढूंढने लगा था, जो कि वहाँ पे हंसते हुए ज़ावियन से कहता है कि यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसे एक मामूली सा कल्टीवेटर भी हम सभी को चकमा देते हुए यहाँ तक चला आया। और उस मास्टर कैसा कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल डार्क कोरा इकट्ठा होने लगा था, जिसने देखते ही देखते वहाँ पे किंटियन का रूप ले लिया था। और किंटियन वहाँ पे एक डेविल स्माइल के साथ ज़ावियन की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम बेवकूफ ज्यादा हो या बहादुर ज्यादा। बेवकूफ कहेंगे, अगर तुम यहाँ तक चले भी आए थे तो मेरे आने से पहले यहाँ से भाग जाते, पर अब तो मैं तुम्हें यहाँ पे इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा कि तुम दोबारा अपनी सोल पावर का यूज करते हुए यहाँ तक पहुंच सको। और ये कहते हुए मास्टर किंटियन ने वहाँ पे एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल हैंड को क्रिएट कर लिया था और देखते ही देखते उसकी मदद से उसने वहाँ पे ज़ावियन के ऊपर हमला भी कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि अपनी तरफ आते हुए इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर भी ज़ावियन वहाँ पे बिल्कुल नहीं घबराता और वो डायरेक्टली वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ावियन वहाँ पे ज्यादा देर किंटियन के अटैक को नहीं संभाल पाता और देखते ही देखते ज़ावियन की सोल वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो देखकर तो मास्टर याओ को वहाँ पे अपने डिसेबल ज़ावियन की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी, जबकि किंटियन के फेस पे तो एक तंजी स्माइल आ गई थी। लेकिन अभी वो वहाँ पे अपनी खुशी मना ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि ज़ावियन वहाँ पे एक बार फिर से अपनी सोल पावर का यूज करते हुए दोबारा वहाँ पे आ गया था और वो वहाँ पे किंटियन की तरफ देखते हुए कोल्ड टून में उसे कहता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। तुम्हारे सोल पैलेस तक पहुंचने का रास्ता चाहे कितना ज्यादा मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक दिन मैं सारे रोड्स को पार करते हुए तुम्हारे सोल पैलेस को खुद आकर अपने हाथों से खत्म करूंगा। ज़ावियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि किंटियन के फेस के ऊपर एक बार फिर से डेविल स्माइल आ गई थी और अब की बार वो ज़ावियन के पीछे से अपने डेविल हैंड को बाहर निकालते हुए उसे कहता है कि मेरे ख्याल से तो तुम्हें अपनी हार मान लेनी चाहिए क्योंकि वही तुम्हारे लिए सही रहेगा। और ये कहकर किंटियन ने वहाँ पे एक बार फिर से ज़ावियन के ऊपर हमला करते हुए उसकी सोल को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर तो मास्टर याओ भी वहाँ पे चलाते हुए उसे कहते हैं किंटियन एक दिन मैं तुमसे इस सब का बदला जरूर लेके रहूंगा। जो देखकर किंटियन वहाँ पे मास्टर याओ को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए चुपचाप वहाँ से जाने लगा था, लेकिन वो वहाँ से जा पाता उससे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी फैलने लगी थी, जिसने देखते ही देखते वहाँ पे एक बार फिर से ज़ावियन का रूप ले लिया था। अब की बार ज़ावियन वहाँ पे कोल्ड टून में किंटियन को धमकी देते हुए कहता है कि अगली बार जब मैं यहाँ पे आऊंगा मैं तुमसे और तुम्हारे पूरे सोल पैलेस से अपने टीचर के ऊपर किए हुए हर एक जुल्म का बदला लूंगा और यकीन मानो मेरा बदला आम नहीं होगा। तुम सभी को उस समय बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा, लेकिन मैं उस समय तुम में से किसी के ऊपर कोई भी रहम नहीं दिखाऊंगा। ज़ावियन की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि किंटियन को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि उसने वहाँ पे एक बार फिर से गुस्से से ज़ावियन के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन अपनी सोल के डिसअपीयर होने से पहले ज़ावियन वहाँ पे अपने मास्टर से माइंड टू माइंड बात करते हुए कहता है, मास्टर प्लीज मेरा वेट करना, मैं बहुत जल्द आपको लेने के लिए आऊंगा। और इसी के साथ किंटियन ने वहाँ पे एक बार फिर से ज़ावियन के ऊपर हमला करते हुए उसकी सोल को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। जबकि ज़ावियन की कही हुई आखिरी बातें सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर याओ के फेस पे भी स्माइल आ गई थी और वो वहाँ पे खुद से ही कहने लगे थे कि ये लड़का नहीं सुधरने वाला। जबकि हम देखते हैं कि किंटियन भी वहाँ पे ज़ावियन के इस रूप को देखकर काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था, जो देखकर मास्टर याओ वहाँ पे स्माइल करते हुए किंटियन से कहते हैं, क्या हुआ किंटियन, क्या तुम्हें मेरे डिसेबल से डर लग रहा है। मास्टर याओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि किंटियन को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अचानक ही एक ही झटके में टेलीपोर्ट होकर मास्टर याओ के सामने आते हुए कहता है कि अगर पैलेस मास्टर ने मुझे तुम्हें मारने से मना नहीं किया होता तो अब तक मैं तुम्हें 100 से भी ज्यादा बार मार चुका होता। एक बार बस पैलेस मास्टर तुम्हारी सोल को पूरी तरह से रिफाइन कर ले, उसके बाद देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। लेकिन अभी मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहता हूँ, चुपचाप अपनी हार मानते हुए हमारे सोल पैलेस को ज्वाइन कर लो और ये तो सोचना छोड़ ही दो कि तुम्हारा वो मामूली सा डिसेबल तुम्हें बचाने के लिए यहाँ तक आएगा। और ये कहते हुए किंटियन वहाँ से चला गया था। जबकि हम देखते हैं कि मास्टर याओ वहाँ पे ज़ावियन को याद करते हुए कहते हैं, ज़ावियन मेरे डिसेबल, मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा जब दोबारा मेरी तुम्हारे साथ मुलाकात होगी। और हाँ, तुम्हारे टीचर को तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, मुझे पूरा यकीन है कि वो दिन बहुत जल्द आएगा जब हम दोनों की दोबारा मुलाकात होगी। और भले ज़ावियन की सोल वहाँ से डिसअपीयर हो गई थी, लेकिन ज़ावियन वहाँ पे अपने मास्टर की सोल प्रिंट्स की मदद से मास्टर याओ की सारी बातें सुन रहा था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़ावियन अब वहाँ पे पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था, जिसकी वजह से मजबूरन उसे वहाँ से वापस आना पड़ा था। इवन हम देखते हैं कि ज़ावियन ने इस सब में अपनी इतनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर लिया था कि वहाँ पे उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। पर साथ ही वो भी वहाँ पे अपने मास्टर को याद करते हुए कहता है कि मास्टर प्लीज आप मेरा वेट करना, आपका ये डिसेबल आपसे वादा करता है कि मैं बहुत ही जल्द आपको छुड़ाने के लिए आऊंगा। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ावियन ने मास्टर जियांगशी के लिए मेडिसिन भी तैयार कर ली थी, जो कि धीरे धीरे उनकी बॉडी से उस फायर पोजन को बाहर निकाल रही थी। और ये सब देखकर जियान को वहाँ पे ज़ावियन की तारीफ करते हुए कहता है, तुम स्पिरिचुअल ब्लड पूल की हिस्ट्री में पहले ऐसे पर्सन बन गए हो जिसने स्पिरिचुअल ब्लड पूल के अंदर प्रैक्टिस करते हुए डूज़ोंग रियलम में ब्रेक थ्रू किया है। जिस पे ज़ावियन वहाँ पे उन दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि ये सब तो सिर्फ आप दोनों की गाइडेंस की वजह से ही हो पाया है। अगर आप लोगों ने मुझे
जगह के बारे में ना बताया होता तो शायद मैं कभी भी डूजोंग में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। और ये कहकर ज़ियाओ यान वहाँ पे जियानगू से सवाल करते हुए पूछता है कि मेरे साथ मेरी एक दोस्त भी थी, वो कैसी है और अब वो कहाँ है। जिसपे मास्टर जियानगू वहाँ पे ज़ियाओ यान को बताते हैं कि तुम्हारी वो दोस्त बिल्कुल ठीक थी और उसने पूरे 2 महीनों तक यहाँ पे तुम्हारा वेट किया, लेकिन फिर भी जब तुम वापस नहीं आए तो मैंने खुद उसे यहाँ से वापस भेज दिया, क्योंकि वो खामखा यहाँ पे रहते हुए तुम्हारे लिए परेशान होती रहती। वहीं हम मास्टर जियांगशी को देखते हैं जो कि ज़ियाओ यान की बनाई हुई मेडिसिन के अंदर बात ले रहे थे और उनके फेस से ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो कितने ज्यादा सुकून में है। तभी हम देखते हैं कि मास्टर जियांगशी अपनी आंखें खोलकर वहाँ पे ज़ियाओ यान का शुक्रिया अदा करते हुए उससे कहते हैं, ज़ियाओ यान तुमने वाकई मेरी बॉडी से उस फायर पॉइजन को बाहर निकाल दिया, उसके लिए मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। जिसपे ज़ियाओ यान वहाँ पे मास्टर जियांगशी से कहता है कि आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। जिसमें मास्टर जियांगशी उससे कहता है कि मेरी मदद करने के बदले में मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने गोल्डन डिवोनिंग रेड क्लैन का दोस्त मानता हूँ, तुम अब हमसे कुछ भी पूछ सकते हो। जिसपे मास्टर जियांगू भी कहता है कि बिग ब्रदर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे क्लैन के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, इवन हमारे गोल्ड डिवोनिंग रेड क्लैन को वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो बताओ मुझे तुम क्या जानना चाहते हो, मैं अभी तुम्हें उस सब के बारे में बता दूंगा। जिसपे हम देखते हैं कि ज़ियाओ यान खड़ा होकर जियांगू को ग्रीट करके उससे सवाल करते हुए पूछता है, क्या आप एंशिएंट ट्राइब के बारे में कुछ जानते हैं। एंशिएंट ट्राइब का नाम सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारे जियांगू की हवा ही वहाँ पे टाइट हो गई थी और वोल्टा वहाँ पे ज़ियाओ यान से सवाल करते हुए पूछता है कि तुम एंशिएंट ट्राइब के बारे में क्यों जानना चाहते हो, कहीं तुम्हारा उनके साथ कोई पंगा तो नहीं चल रहा। जिसपे ज़ियाओ यान नाम अपना सारे हिलाते हुए कहता है कि नहीं, मैंने बस एंशिएंट ट्राइब से रिलेटेड कुछ न्यूज सुनी थी, इसलिए मैं उस एंशिएंट ट्राइब के बारे में जानना चाहता हूँ। ज़ियाओ यान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जियांगू भी वहाँ पे चैन की सांस लेता है और वो ज़ियाओ यान से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। और ये कहकर मास्टर जियांगू वहाँ पे ज़ियाओ यान को एंशिएंट ट्राइब के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अगर हम लोग उस एंशिएंट ट्राइब की बात करें तो उसे इस दुनिया का सबसे पावरफुल ट्राइब माना जाता है। इवन सोल पैलेस और डैन पकोड़ा के लोग भी उनसे पंगा लेने से डरते हैं। इवन हमारी वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट की 3 बड़ी एंशिएंट फैमिलीज भी उस एंशिएंट ट्राइब के नाम से ही डरती हैं। इसका रीजन क्या है ये तो आज तक किसी को भी सही से पता नहीं चला, बस इतना कहा जाता है कि उस एंशिएंट ट्राइब का एक खास सरनेम है जो कि एंशिएंट टाइम से उनकी फैमिली में ही पास डाउन होते हुए आ रहा है। इवन उनके बारे में एक रूमर तो ये भी है कि उन सभी के अंदर एम्परर ड्यू की ब्लड लाइन है और यही बात उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। दोस्तों इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दे जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।